Good morning, students. Welcome back to the new session of learning. We are doing business studies and we are studying at present chapter number 9, that is financial management. This is part B. We have started part B and this is first chapter from part B. Okay. Last video we had done about objectives of financial management, and I had given you the brief discussion on financial decisions. There are three types of financial decisions as reflecting on your screen. First is financial decision, second is investment decision, and third is dividend decisions, right? In today's video we are going to study about the one of the three financial decisions, that is investment decision. Okay, तो what do you understand by investment decision? Investment decisions का दूसरे नाम हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं. Other names of investment decisions are capital budgeting decisions, or in a simple words you can say that where to invest fixed capital. Okay, अब आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने जा रही हूँ कि फिनेंशियल डिसीजंस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होता क्या है. ठीक है, जब भी आप देखो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी भी मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो उसके पास अनलिमिटेड फिनेंस नहीं होता है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का फिनेंस लिमिटेड होता है. ओके, एंड इफ दे आर परचेजिंग फिक्स असेट्स, अगर वो लोग अपने पैसे से फिक्स असेट्स परचेज कर रहे हैं तो आपका क्या है, सारा का सारा मनी फिक्स असेट्स में चला जाता है, जिसका बेनिफिट्स हमें तुरंत नहीं मिलता है. इफ़ वी आर डूइंग कैपिटल बजटिंग, मतलब हम लोग अगर कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं तो आप ये समझ के रखिए कि उसका जो मेरिट्स है हमें तुरंत नहीं मिलेगा, उसका फ़ायदा हमें तुरंत नहीं मिलेगा. ओके, तो उसका फ़ायदा लेने के लिए हमें लॉन्ग ईयर्स या तो लॉन्ग रन में उसका फ़ायदा हमें मिलता है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन कि हम वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स कैपिटल, हमारा जो फिक्स कैपिटल है उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करें. दिस इज़ वेरी क्रूशियल डिसीजंस एंड दिस इज़ टेकन बाय मैनी डिसाइडिंग मैनी फैक्टर्स, यू नो. तो सबसे पहले हम देखते हैं दैट दिस डिसीजंस रिलेट्स टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ असेट्स इन विच फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म. इस डिसीजन के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि फर्म अपने आप को कौन सा फिक्स असेट्स में अपने आप को इन्वेस्ट करेगी. ठीक है, अंडर दिस डिसीजंस फर्म्स डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड असेट्स. ठीक है, मतलब फर्म क्या क्या करेगी, केयरफुल सिलेक्शन करती है कि किस असेट्स में मैं इन्वेस्ट करूं. ठीक है, अंडर दिस डिसीजंस फर्म ये डिसाइड करती है कि मैं किस असेट्स में अपना पैसा लगाऊं. सिंपल सा लैंग्वेज है, मैं किस असेट्स में अपना पैसा लगाऊं. ओके, ये कहाँ डिसाइड होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में डिसाइड होता है. अ फर्म हैज मेनी ऑप्शन टू इन्वेस्ट देयर फंड्स बट ही हैज टू सिलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट. ओके, फर्म के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो इधर भी इन्वेस्ट कर सकती है, बहुत सारे लैंड खरीद सकती है, बिल्डिंग कर सकती है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है. लेकिन जो उनको एप्रोप्रिएट, द मोस्ट एप्रोप्रिएट यू कैन से, देयर ही विल इन्वेस्ट द अमाउंट. ठीक है, जो उनको बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट आप बोल सकते हो, जो डिसीजंस लगती है वहाँ पे उन क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. विच विल ब्रिंग्स मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द फर्म and deciding or selecting most appropriate proposal in investment decision. देखिए, कोई भी वही इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे उसको ये समझ में आए कि यहाँ पे मुझे मैक्सिमम बेनिफिट होने वाली है. ओके, तो फर्म क्या करती है, सबसे पहले क्या देखती है कि कहाँ मुझे मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है, वहीं पे क्या करती है, इन्वेस्ट करती है. ओके, अभी देखिए फर्म को क्या करना पड़ता है, दो तरह के असेट्स खरीदने पड़ते हैं, एक फिक्स असेट्स और एक करंट असेट्स. ओके, फर्म को दो तरह के असेट्स खरीदने पड़ते हैं, एक फिक्स असेट्स और एक करंट असेट्स. ऑलराइट, तो जब फर्म जब करंट असेट्स में इन्वेस्ट करती है या फिर करंट असेट्स एक्वायर करने के लिए जो डिसीजंस लेती है, ठीक है, कि कौन सा करंट फिक्स असेट्स में हम अपना पैसा लगाएंगे. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्म को दो तरह की असेट्स खरीदने होते हैं, फिक्स असेट्स एज वेल एज करंट असेट्स.
जब फर्म को डिसाइड करना होता है कि मैं कौन सा फिक्स एसेट्स में अपना पैसा लगाऊं, तो हम लोग उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कुछ नहीं है, बस ये डिसाइड करना है कि मैं अपना पैसा कहाँ लगा रहा हूँ, फिक्स एसेट्स में लगा रहा हूँ। ओके, तो अभी देखिए, फिक्स एसेट्स में अगर जो पैसा लगाते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस होता है, क्योंकि आप बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लगा रहे होते हैं। आप समझ लो, आप अगर अब एक बिल्डिंग बना रहे हो आज के ज़माने में, तो अच्छी अगर बिल्डिंग बना रहे हो 4-5 माले की, तो 1 करोड़ तो कहीं नहीं है, प्लस आपको लैंड खरीदनी पड़ेगी। तो आप जब फिक्स एसेट्स में अपना पैसा लगा रहे होते हो, तो आप क्या करते हो कि बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लगा रहे होते हो, और उसका जो फ़ायदा है आपको तुरंत नहीं मिलने वाला है, बहुत ही लॉन्ग रन में मिलने वाला है। और अगर आपका डिसीजंस गलत हो गया तो आपके बहुत सारे मनी क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, और आपका फेल्यूर होने का चांसेस 100% हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये डिसाइड करते हुए, जब हम लोग ये कैपिटल बजटिंग डिसीजंस करते हैं या फिर हमें फिक्स एसेट्स में पैसा लगाना है डिसाइड करते हैं अंडर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, देन हमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके ये डिसीजंस लेना होता है। देखिए, मैंने बहुत ही 4 फैक्टर्स लिखे हैं आपके सामने। फर्स्ट इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, तो आई एम गोइंग टू, जब भी whenever a company is investing huge amount in an investment proposal, it expects some regular amount of cash flow to meet day-to-day requirement. The amount of cash flow an investment proposal will be able to generate must be assessed properly before investing in the proposal. इसका मतलब ये है कि जब भी आप कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब है कि जब आप ह्यूज अमाउंट क्या कर देते हो, लगा देते हो, कहाँ लगाते हो, अपनी कैपिटल फिक्स एसेट्स खरीदने में लगा देते हो। आप एक बहुत बड़ा अमाउंट फिक्स कैपिटल खरीदने में लगा रहे हो, तो आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए आपके हाथ में, जिससे आपका कंपनी स्मूथली रन कर रही है। वो आप या तो बोलो, आप सिंपल लैंग्वेज में, आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी मतलब इतना कैश होना चाहिए आपके हाथ में, जिससे आप क्या कर रहे हो कि वेज पे कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो और रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, तो आपको ये सारे चीज़ों के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास मनी होना ही चाहिए। अगर नहीं है आपके पास, तो आप फिर कैसे सारा पैसा, अगर आप फिक्स एसेट्स खरीदने में लगा दोगे, तो आप अपने जो कंपनी को डे टू डे रन कैसे करोगे, स्मूथ रन कैसे करोगे? आपकी जो कंपनी वो तो रुक जाएगी, क्योंकि उसको अगर रॉ मटेरियल नहीं मिली, लेबर को वेज नहीं मिला, और ऑफिस में जो स्टाफ बैठते हैं उसको सैलरीज नहीं मिली, तो वो लोग काम ही नहीं करेंगे, फिर आपका वहीं पे कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ओके, तो व्हेन यू आर टेकिंग डिसीजंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारे पास कैश फ्लो है या नहीं है। अगर आपके प्रोजेक्ट में कहीं से कैश फ्लो हो रहा है, मतलब कैश इतनी आ रही है आपके पास जिससे आप उस अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला सको स्मूथली, इसको डे टू डे रन कर सको, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कैपिटल बजटिंग में क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। ओके, सेकेंड इज रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, सॉरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि मान लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो आप हमेशा वैसे ही, मान लो आप एक बैंक है, आप वहाँ पे अपना पैसा डिपॉजिट कराए हो, तो वो दे रहा है आपको 5% इंटरेस्ट। ओके, और एट द सेम टाइम देयर इज अनदर बैंक, एक और बैंक है जहाँ पे आपने पैसा डिपॉजिट कराया है, तो वहाँ से मिल रहा है आपको 3%। तो आप कहाँ पैसा रखना ज़्यादा पसंद करोगे? ऑफ कोर्स इन द बैंक ए। ओके, तो हम लोग रेट ऑफ रिटर्न में मतलब होता है कि कौन से प्रोजेक्ट से हमें ज़्यादा रिटर्न होने वाला है, ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, आने की चांसेस ज़्यादा है। ओके, मोर मनी इज गोइंग टू जनरेट। ओके, कहाँ से इनकम जनरेशन ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर हम माने कि हमारे पास 2 प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट ए हमें 10% का फ़ायदा देता है एंड प्रोजेक्ट बी 15% का फ़ायदा देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा प्रोजेक्ट बी पे ही क्या करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वहाँ रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा कर देंगे। ऑलराइट, देन थर्ड इज रिस्क इन्वॉल्व्ड। ऑफ कोर्स रिस्क इज इन्वॉल्व्ड एवरीवेयर, आप जहाँ जाओ वहाँ रिस्क है। ठीक है, तो हमें कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेते हुए जो रिस्क है, ठीक है,
उसको अच्छे से एसेस कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कौन कौन से रिस्क है यहाँ पे, ठीक है। और जो रिस्क है उसको अच्छे से इसलिए एसेस करना चाहिए क्योंकि जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस है उसको आप ई रिवर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने पैसा लगा दिया फिक्स एसेट्स में, फिर आप क्या करोगे, मान लो आपने बिल्डिंग खरीद ली, सारा पैसा वहाँ स्टक हो गया, तो आप बिल्डिंग तोड़ नहीं सकते हो, मतलब तोड़ तो सकते हो बट इट इज़ ऑफ नो यूज़, ओके। अगेन यू आर गोइंग इन अ लॉस, ओके। तो आप बहुत जब हैवी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए आप अगर लगा देते हो फिक्स एसेट्स में, तो आप सोचो कि वो आपको कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। इतना इतना पैसा एक जगह स्टक हो जाता है, उसमें से रिटर्न नहीं आता है, या तो फिर आपको कोई नुकसान हो जाती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, ये कोई भी डिसीजंस लेने से पहले रिस्क को देख लेना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट आप लगा रहे हैं, फिर आप उसको ई रिवर्स नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, ओके। With every investment proposal, there is some degree of risk involved in it. हर एक कोई भी प्रपोजल ले लो, हर एक में थोड़ा बहुत रिस्क तो है ही, बट डिग्री वैरी करती है, किसी में डिग्री ज़्यादा है रिस्क की, किसी में कम है, ओके। द कंपनी मस्ट ट्राई टू कैलकुलेट द रिस्क प्रपोजल इन्वॉल्व इन एवरी प्रपोजल। कंपनी को क्या करना चाहिए, हर एक प्रपोजल में जितना रिस्क है उसको कैलकुलेट कर लेना चाहिए, and should prefer the investment proposal with moderate degree of risk only। और वैसे ही इन्वेस्टमेंट में कंपनी को अपना प्रपोजल में अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे रिस्क मॉडरेट हो, हाई नहीं हो, ठीक है। लो तो होता ही नहीं है, मॉडरेट हो या तो फिर लो हो तो और अच्छी बात है, ओके। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया along with return, risk, cash flow, there are various other criteria which help in selecting the investment proposal such as availability of labor, technique, input, machinery, etc. ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ये तीनों को अगर हटा दे तो हमें और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको देख करके इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया डिसाइड करना होता है, जैसे लेबर, टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी हाई हो गई तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा मशीन में, या तो फिक्स एसेट्स में हाई टेक्नोलॉजी वाले मशीन लगाने पड़ेंगे अपने यहाँ पे। मॉडर्नाइजेशन अगर हो रहा है तो हमें मॉडर्न मशीन खरीदनी पड़ेगी, ओके। तो दीज ऑल आर थिंग्स, ओके। तो ये डिसीजंस कौन लेते हैं, फिनेंशियल मैनेजर ये सारे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। ये सारे ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर करके केयरफुली डिसाइड करते हैं कि स्केयर रिसोर्सेज ऑफ द फॉर्म को कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हर एक फॉर्म के पास रिसोर्सेज क्या है, स्केयर है, ओके। तो इस स्केयर रिसोर्सेज को कहाँ केयरफुली इन्वेस्ट करना है, ये सारे डिसीजंस कौन लेते हैं, फिनेंशियल मैनेजर्स लेते हैं, ये सारे रिस्क को ध्यान में रखते हुए, ओके। देन अगेन ये सारे डिसीजंस इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्यों कंसिडर करते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए करते हैं क्योंकि दे आर लॉन्ग टर्म डिसीजंस। ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस है, यहाँ पे हैवी अमाउंट हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। देयरफॉर दे आर इरिवर्सिबल, ठीक है। ये सब ये इरिवर्सिबल है, इसका मतलब ये क्या है कि एक बार आप ले लोगे ये डिसीजन, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें ह्यूज अमाउंट लगता है, आपको मैं बार बार बोल रही हूँ। अफेक्ट द फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अगर आप अच्छे से डिसीजन लोगे तो आपको फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस को अफेक्ट करती है। क्या, कैसे अफेक्ट करेगी, अच्छी, अगर आपकी डिसीजंस अच्छी हो जाती है, मतलब प्रूव हो जाता है कि यू आर टेकिंग द राइट डिसीजंस, देन द फ्यूचर अर्निंग ऑफ योर बिजनेस विल इंक्रीज। At the same time, if you are doing any mistake or taking any wrong decisions, then the future earning capacity of the firm will be reduced. Okay? Then हम लोग इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, आपकी बुक से ही देख रही हूँ मैं। इम्पोर्टेंस यहाँ पे इसलिए दिखा रही हूँ कि किसको स्कोप भी बोला जा रहा है। अगर आपको इम्पोर्टेंस की जगह में स्कोप बता दिया जाए तो आप घबरा मत जाना कि ठीक है, इम्पोर्टेंस तो अलग होता है, स्कोप अलग है। दे बोथ आर द सेम थिंग, स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ओके। सबसे पहला ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है, ठीक है। क्यों लॉन्ग टर्म डिसीजन है, क्योंकि कंपनी का जो फ्यूचर है उसको चेंज करने का चेंज कर देता है एक्चुअली, ओके। ये कंपनी का ग्रोथ को या तो हाई भी कर देगा अगर आप अच्छा डिसीजंस ले रहे हो, या फिर लो भी कर सकती है, ओके। एज द फंड इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म असेट्स ब्रिंग रिटर्न इन फ्यूचर एंड फ्यूचर पर्सपेक्ट एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी डिपेंड्स अपॉन दिस डिसीजंस ओनली, ठीक है। ये जितना भी आप लॉन्ग टर्म खर्चे करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके रिजल्ट फ्यूचर में ही आते हैं, तुरंत नहीं आते हैं हमारे पास,
ठीक है, तब तक आपको क्या करना पड़ता है, किसी तरह से अपने कंपनी को रन करना पड़ता है, इसीलिए कैश फ्लो का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और या फिर ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कंपनी डिपेंड्स ऑन दिस डिसीजंस ओनली। अच्छा डिसीजंस लेते हैं तो आपका फ्यूचर में कंपनी का काफ़ी ग्रोथ होता है। एट द सेम टाइम इफ रॉन्ग डिसीजंस आर टेकिंग योर कंपनी सफर्स अ लॉट, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। ओके, आप कोई भी प्रोजेक्ट में लगाते हो या तो फिर फिक्स असेट्स में करते हो तो बहुत बड़ा अमाउंट फंड होता है, वो बहुत बड़ा अमाउंट रहता है जिसको आप क्या कर सकते हो, अगर वो रॉन्ग होता है तो उतना सारा फंड है आपका क्या हो जाता है, ह्यूज फंड इज वेस्टेड। ओके, एंड तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को बहुत ही केयरफुली चूज करना पड़ेगा। रिस्क इन्वॉल्व ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं हम कि इसमें काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व हैं, बिग रिस्क होते हैं क्योंकि फंड्स ह्यूज अमाउंट में है, इसीलिए रिस्क भी काफ़ी है। ठीक है, एंड रिटर्न कम्स इन लॉन्ग रन, रिटर्न हमें तुरंत मिलता नहीं है, काफ़ी लॉन्ग रन में मिलता है। कंपनी हैज़ टू बियर द रिस्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टिल द रिटर्न स्टार्ट्स कमिंग, जब तक रिटर्न हमें मिलता नहीं है कंपनी को लॉस खुद से झेलना पड़ता है। इरिवर्सिबल डिसीजंस मतलब एक बार कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कर लिया आपने और रातों रात उसको आप बदल नहीं सकते, कैनॉट बी चेंज्ड ओवरनाइट। ठीक है, एज द डिसीजंस इन्वॉल्व ह्यूज फंड्स एंड हैवी कॉस्ट एंड गोइंग बैक और रिवर्सिंग द डिसीजंस में रिजल्ट इन हैवी लॉस। ओके, अगर आप इतना सारा हैवी इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप पीछे हटोगे तो क्या होगा, आपके पास हैवी लॉस होगा और वेस्टेज हो जाएगा उस फंड का। ठीक है, मान लो सपोज आपने कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा लिया, ठीक है, फर्स्ट माला आप मान लो सोचे थे स्टार्टिंग में 26 फ्लोर बनाएंगे। ओके, फर्स्ट माला में ही आप आए और क्या किए, स्टॉप कर दिया अपना काम। तो सोचो कि फर्स्ट माला तक आने का भी कितना हो जाता है आपका, 10-20 लाख 30 लाख तो हो ही जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी ज़मीन खरीदना, वो तो मैंने कॉस्ट भी नहीं काउंट किया इसमें। ठीक है, तो सोचो अब इतना सारा जो अमाउंट है आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया। सो दिस डिसीजंस आर टेकन आफ्टर केयरफुल प्लानिंग सो दैट द कॉन्सिक्वेंसेस आर गुड और फर्म को उससे फायदा हो, इसीलिए सारे डिसीजंस को बहुत ही केयरफुली लेना पड़ता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।